हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्क स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2023 एग्जामिनेशन, जो कि एक वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जिसे बोला जाता है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से क्या सवाल पूछे गए थे इस पेपर के अंदर, उनको डिस्कस करने वाले हैं। आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द बिलो मेंशन ट्रांजेक्शन इज नॉट अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अभी आजकल ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में आने लगे हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा पूछ सकता था इनमें से कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है, बट देखिए वो क्या खेल खेल रहा है। वो कह रहे हैं कि नॉट अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन आपसे पूछ रहे हैं। तो सिंपली आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने के लिए, आपके दिमाग को घुमाने के लिए ऐसे टेक्टिक्स जो है वो एग्जामिनर अडॉप्ट करते हैं। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे सीधा सीधा आपसे कैश ट्रांजैक्शन पूछी जा रही है, जो कि बहुत सिंपल है आंसर करना। एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लायबिलिटीज, तो यहाँ पे तो कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, अगेन नो कैश इन्वॉल्व। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो अगर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कैश में ही रिसीव कर रहे होंगे, तो दिस कैन बी द पॉसिबल आंसर। फोर्थ ऑप्शन है द एक्विजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो यहाँ पे भी एक्विजिशन में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, आप शेयर्स ही इशू कर रहे हैं। तो केवल जो थर्ड वाला आपका पॉइंट है, इट इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कैश, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप ये सवाल आपने आसानी से हैंडल कर लिया होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, मैच द फॉलोइंग का सवाल है जी। और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और उनके पर्पस के ऊपर सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को आप किससे मैचिंग करेंगे, फटाफट से लिस्ट टू के आइटम्स को पढ़ लो। तो यहाँ पे सेम अकाउंटिंग मेथड की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है, इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन फॉर फर्म गोइंग बैंकरप्सी, और नॉर्मल बेसिस यूज्ड टू अकाउंट फॉर एसेट्स। देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि फर्म आपकी बंद नहीं होगी, फर्म चलती रहेगी। और अगर कोई फर्म बैंकरप्सी के अंदर आ चुकी है, यानी कि वो दिवालिया हो चुकी है, बंद होने वाली है, तो उसके लिए ये अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी। तो ए को आप 3 से मैच कर सकते हैं, और यहीं पे आप अपने आंसर की तरफ तो बढ़ जाएंगे। तो A3 से अगर आपका मैच होता है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम अकाउंटिंग मेथड आप फॉलो करें। कॉस्ट कंसेप्ट का क्या मतलब है कि आप इसके बेसिस पे अपने जो एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग करते हैं। मटीरियलिटी का मतलब है कि जो बड़े बड़े अमाउंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अमाउंट्स हैं, जिनका साइज ज्यादा है एक फर्म के हिसाब से, तो आपको उन्हें अलग से शो करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम से परफेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which of the interventions can be used to manage the anxiety created by the mergers and acquisition? Speed up of the integration process, articulate a new vision, common goals and organizational symbols, employee counseling and stress management training, disengage efforts such as termination ceremony, social support from spouse, friends, supervisors and co-workers। अब देखो यहाँ पे ना, एंजाइटी तो जरूर होगी अगर मर्जर और एक्विजिशन हो रहे हैं। अगर ए और बी दोनों का मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, यानी कि दोनों एक हो जाने वाली हैं, तो दोनों के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में जरूर टेंशन एंजाइटी रहेगा कि अरे अब दूसरे लोग भी आ जाएंगे, वो कैसे होंगे, कैसे बर्ताव करेंगे, उनके साथ हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर इंटीग्रेशन का होना तो बहुत जरूरी है, ये चीज हम सभी जानते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शंस बना दिए ना, काफी, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ऐसे डायरेक्ट से बना दिए हैं, ऐसे सिंपल से बना दिए हैं कि अभी कोई स्पेसिफिकली चूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्पीड अप ऑफ द इंटीग्रेशन प्रोसेस, हाँ ऐसा करना चाहिए। आर्टिकुलेट अ न्यू विजन, कॉमन गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिंबल्स, तो नई विजन लेकर आए, कुछ कॉमन गोल्स हो जाएं, हो सकता है ऐसा भी। एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये तो पक्का पक्का से होना चाहिए, एम्प्लॉइज को टेंशन है तो एम्प्लॉय की काउंसलिंग करो। डिसएंगेज एफर्ट सच एज टर्मिनेशन सेरेमनी, तो टर्मिनेशन अगर आप किसी का कर रहे हो उसके लिए सेरेमनी वगैरह करो, आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, तो इसके लिए पक्का पक्का नहीं है। सोशल सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस, फ्रेंड्स, सुपरवाइजर्स एंड को वर्कर्स, तो हाँ सोशल सपोर्ट अगर सुपरवाइजर को वर्कर का रहेगा तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो ए सी और ई तो लग रहे हैं हाँ ये होने चाहिए, बी और डी में हो रहा है कि हाँ ये भी कर सकते हैं। ए सी और ई तो है कि ये तो पक्का पक्का करना ही चाहिए, तो चीजें होनी चाहिए। और बी और डी में है कि हाँ ये भी कर सकते हैं।
तो इन्होंने जो आंसर दिया ना वो ए, सी और ई का दिया, इसी अप्रोच से आई थिंक दिया, बट थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर है सवाल में, जो कि आपको एक्सेप्ट करनी होगी। आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, और ये जो पेपर था ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। इसमें काफी सवाल ऐसे घुमा के पूछे गए थे जिसका एक क्लियर कट आंसर चूज करना मुश्किल हो रहा था। और जाहिर सी बात है, ऐसी सवाल जब आते हैं, ऐसे एग्जामिनेशन जब होते हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ भी डाउन हो जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपनी प्रैक्टिस प्रिपरेशन एज इट इज कंटिन्यू रखनी है, अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आप पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, और ऐसे सवालों की इतनी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में जाकर आपको ये एंजाइटी क्रिएट ना करवाए। चलिए, तो यहां पे सवाल है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, when partnership is dissolved their capitals are rupees 40,000 and rupees 50,000 respectively. After all assets are sold and liabilities paid, there is a cash balance of rupees 80,000. What is the amount of profit or loss on realization? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और उनकी जो कैपिटल्स है वो यहाँ पे हमें दे रखी है, 90,000 दोनों की कैपिटल दे रखी है। और यहाँ पे कहा गया कि सभी एसेट्स लायबिलिटीज को चुका देने के बाद हमारे पास जो कैश बचता है वो केवल 80,000 ही बचता है। अरे अब इनको 90,000 कैसे देंगे, 80,000 ही कैश हमारे पास बचा है। तो पूछ रहे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। अभी पार्टनर्स को पूरे 90,000 तो नहीं दे सकते हैं, तो पार्टनर्स को यहाँ पे 10,000 का जो लॉस है वो अपने कैपिटल में बियर करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का सवाल है, और असर्शन रीजनिंग के अंदर एक असर्शन है, एक रीजन होती है, और 4 ऑप्शंस होते हैं, और रीजन और असर्शन को आपको रिलेट भी करना होता है, ऐसा भी ऑप्शन है हमारे पास। Assertion दिया, when a partner retires all the assets and liabilities are revalued according to current value. तो पहले तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली चेक करनी है कि सही है या नहीं है। असर्शन वाली स्टेटमेंट बताओ सही है क्या? जी सर बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल रीवैल्यूएशन होता है जब भी पार्टनर रिटायर होता है। रीजन दिया, द बैलेंस शीट शुड शो द करेक्ट वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी देखो, जो रीजन वाली जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसे स्टैंड अलोन पढ़ते हो तो क्या ये सही है? बैलेंस शीट के अंदर सही वैल्यू आने चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज की। हाँ, सही ही आनी चाहिए, करेक्ट वैल्यूज ही होनी चाहिए एसेट लायबिलिटीज की, इनकरेक्ट वैल्यूज थोड़ी आनी चाहिए। पर अगर आप असर्शन और रीजन को लिंक करो कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे यहाँ पे शो करते हैं, और रीजन कह रहे करेक्ट वैल्यू पे आनी चाहिए, तो करेक्ट वैल्यू का मतलब ये थोड़ी है कि करंट वैल्यू होगी तभी करेक्ट वैल्यू होगी। आपकी करेक्ट वैल्यूज तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली जो है वो मानते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो असर्शन और रीजन को जब आप लिंक करने बैठेंगे तो लिंक नहीं बैठेगा इनका। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली सही है, बट करंट वैल्यू का मतलब करेक्ट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बैलेंस शीट हम करंट वैल्यू पे बना देते हैं। हम अपनी बैलेंस शीट को नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट को ऐसे नहीं छेड़ सकते हैं। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बीच में आपस में हो जाती हैं। तो असर्शन रीजन इंडिविजुअली ट्रू है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बनेगा। चलिए, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI बेसिकली आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तो प्यारे दोस्तों आप जानते ही होंगे, EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखते हैं कि कैसे इस पे पहुंचा जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 1 लाख का, और मेरे को यहाँ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दे रखी है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और रिजर्व की जानकारी भी दे रखी है। देखो, अभी मेरे को नेट प्रॉफिट से EBIT तक पहुंचना है, तो नेट प्रॉफिट मुझे 1 लाख गिवन है। तो इसमें मेरे को एक तो टैक्स का जो इफेक्ट है उसे रिवर्स करना है, और एक इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है उसे यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट जो 1 लाख मुझे दे रखा है, इसमें मैं टैक्स के इफेक्ट को वापस से ऐड कर देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स को, और इसके अलावा जो मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, उसको भी ऐड बैक कर देता हूँ। और साथ ही एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी, तो नेट प्रॉफिट में तो जुड़ी होगी, तो इसको यहां से निकाल भी देता हूं। तो ये मैंने अगर किया कंप्यूट, तो इट कम्स आउट टू 2 लाख, कि मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जी 2 लाख है। अब आती है बात कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट्स दे रखे हैं, तो फॉर्मूला हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिक्स एसेट्स तो सीधे सीधे दे रखे हैं 4,50,000 के, करंट एसेट्स भी दे रखे हैं 1,50,000 के। करंट लायबिलिटी यहाँ पे कहीं दिखने को नहीं मिल रही है, कहीं दिख नहीं रही है ना करंट लायबिलिटी। बट प्यारे दोस्तों, इस सवाल में ना उन्होंने छुपके से एक हिडन जानकारी दे रखी है। वो जानकारी है प्रोविजन फॉर टैक्स की।
देखो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो करता है, क्योंकि ये टैक्स की लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है आपकी, तो इसे हम करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो अगर हम इसे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में कंसीडर करते हैं, सो इट कम्स आउट टू 5 लाख, ये आपका 5 लाख आ जाता है। और अगर आप इसे नहीं कंसीडर करेंगे तो आई थिंक आपका कोई ऑप्शन से आंसर मैच भी नहीं करेगा। इसे अगर कंसीडर कर लेते हैं, और करना भी पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला में पुट ऑन करके EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप करते हैं, परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर डालते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इट वुड कम आउट टू 40%, और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। तो ये सवाल में प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर एक ट्विस्ट है, इसे दो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं इस जानकारी को। अगर आप ये पकड़ पा रहे थे उस समय तो आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, तो अगला सवाल है, सेक्शन 61 टू 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स ऑल्टरेशन प्रॉपर विच इंक्लूड्स cancellation of unissued shares, cancellation of issued shares, increase in share capital by new share, decrease of share capital by redemption of share, conversion of fully paid shares into stock and vice versa। अभी ये जो सवाल है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाम का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है, और इस सवाल को लिंक कर दिया कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन से। अच्छी बात है कि 2013 से लिंक किया, 1956 से नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या है कि आपको पूरा कंपनी एक्ट 2013 तो याद नहीं रहेगा, है ना, कौन से सेक्शन में क्या लिखा है वो तो याद नहीं रहेगा, बट आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से सवाल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। हम कोशिश ये करेंगे कि सवालों को ऐसे अप्रोच करें कि एक जनरल स्टूडेंट उसे आंसर कर पाए। मैं दिखाने को आपको सिंपली यहाँ पे सेक्शन दिखा देता कि इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में ये लिखा है, और खत्म कर सकता था, बट नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सवाल को बेस्ट आंसर कर सकता है। कैंसलेशन ऑफ द अनइशूड शेयर्स, जो आपके शेयर्स इशू ही नहीं हुए उनको कैंसिल कर दो, तो ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैंसलेशन ऑफ द इशूड शेयर्स, अरे आपने शेयर इशू कर दिया, आप उसे कैंसिल कर रहे हो, इसमें तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा थोड़ी करोगे कि किसी को शेयर इशू कर दिया और बाद में खुद कैंसिल कर दिया, फिर तो वो पर्सन जो शेयर रख के बैठा है उसको भारी भरकम नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है ये तो नहीं आना चाहिए, इतना ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, तो न्यू शेयर्स इशू कीजिए, शेयर कैपिटल को इशू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल बाय रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, तो आप शेयर्स को रिडीम कीजिए और शेयर कैपिटल को डिक्रीज कीजिए। अब देखो रिडम्पशन ना नॉर्मली हमें इक्विटी शेयर्स के केस में तो देखने को मिलता नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फिलहाल अभी स्किप करना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, तो इसका मतलब है कि आप कुछ शेयर्स को इकट्ठा करके एक बना सकते हो, शेयर्स को जोड़ के एक स्टॉक बना सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो, और एक स्टॉक को जोड़ के अलग अलग शेयर भी बना सकते हो, तो ऐसा भी डिवीजन वगैरह अलाउड रहता है, ऐसा भी हम करते हैं जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बातें होती हैं। देखो जी, ए और बी अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो ए और बी में से दोनों में से एक ही आंसर में आना चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनर ने एक्ट से उठाया होगा और एक खुद बनाया है। कैंसिलेशन ऑफ द अनइशूड शेयर या कैंसिलेशन ऑफ इशूड शेयर में से एक चूज करो, कौन सा अलाउड होगा? सर अनइशूड शेयर वाला अलाउड होगा। ठीक है जी, इशूड शेयर वाले को हम अगर काट देते हैं, तो इसी बेसिस पे अगर आप ऐसा भी कर देते हो ना, आंसर लगाने की कोशिश करते हो, तो ए आ रहा है और बी नहीं आ रहा, और यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा उसी से ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो आंसर बन जाएगा। फिलहाल बाकी जो स्टेप्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सी लॉजिकल लगा और ई लॉजिकल लगा, डी वाला लॉजिकल नहीं लगा कि शेयर कैपिटल को रिडम्पशन करके डिक्रीज कर दो, ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगा। और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही है, और इसी अप्रोच से एक नॉर्मल स्टूडेंट को इस सवाल को अप्रोच करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे सवाल हमारे पास है, फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, तो इनमें से कौन से आपके एनवायरमेंटल ऑडिट का पार्ट बनेंगे, ये चीज सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, सोशल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, साइट प्रॉपर्टी ऑडिट और एनर्जी ऑडिट। अब देखो एनवायरमेंट ऑडिट है तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट तो आना ही चाहिए, एनवायरमेंट को मैनेज करने का जो आपका सिस्टम है उसका ऑडिट तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये तो पक्का पक्का से आना चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा आपको बाकी में से दो चूज करने होंगे, तो अगर मैं एक बार के लिए सोचूं तो मैं यहाँ पे 1 वाला और मेरा जो 3 वाला है ना उसको एक बार के लिए निकाल देता हूं, और मैं 2 और 4 वाले को देखता हूं, इसमें ए आ रहा है, और दोनों में ना यहाँ पे डी तो कॉमन आ रहा है, डी तो आएगा ही आएगा, साइट प्रॉपर्टी ऑडिट तो आएगा ही आएगा,
कंप्लायंस ऑडिट या एनर्जी ऑडिट में से मुझे यहाँ पे चूज करना है। अब देखो कंप्लायंस ऑडिट का मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशंस कानून बने हुए हैं सरकार के एनवायरमेंट को लेकर, आपको उन्हें कंप्लाई करना है, और ये चीज एनवायरमेंट ऑडिट का पार्ट होगी। और ऐसे ही आपका जो साइट प्रॉपर्टी ऑडिट है कि जो आपकी साइट है, जिस साइट पे काम हो रहा है, उसके एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस वगैरह का ऑडिट भी इसमें आना चाहिए। सोशल ऑडिट और एनर्जी ऑडिट जो है ये अपने आप में स्टैंड अलोन ऑडिट्स हैं, अलग से इनका पूरा डोमेन है, पूरे इनके स्टेप्स रहते हैं, पूरा प्रोसेस रहता है, इनके अलग से ऑडिटर रहते हैं। एनवायरमेंट ऑडिट से ये अलग हो जाते हैं। तो ए, सी और डी जो है ना, आप इसे आंसर में इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो आप समझते हैं, ये आपका ऐसा कॉस्टिंग करने का तरीका है जिसमें आप पहचानते हैं अपने कॉस्ट ड्राइवर्स को, अपनी एक्टिविटीज को कॉस्ट ड्राइवर से लिंक करते हैं, और उसके बेसिस पे आपके जो ओवरहेड्स वगैरह होते हैं उनका एलोकेशन यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स। तो काफी सपोर्ट एक्टिविटीज तो रहती है, बट लिमिटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। लिमिटेशन कौन सा नहीं है ये बताना है, तो पहला कोई लिमिटेशन तो लग नहीं रहा है, पहले आगे बढ़ जाते हैं फिर भी। इट डज नॉट प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आपको डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ऐसा भी बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं आप कि आपकी पुरानी जो कॉस्टिंग है, आप उसे एलोकेशन वगैरह कर रहे हैं, तो पुरानी कॉस्टिंग से आपको आगे के लिए ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है ना मिले, तो लिमिटेशन हो सकता है। ऑल कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इजीली विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो ये तो दिक्कत आती है कि सभी कॉस्ट को एक्टिविटी के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। सेटअप कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड अपडेटिंग द एबीसी सिस्टम आर वेरी हाई। तो ऐसा सिस्टम चलाना कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें खर्चा काफी होता है, ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो लिमिटेशन से मिल पा रहे हैं, ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला वाला पॉजिटिव टोन का सेंटेंस है, पहला वाला कह रहे हैं कि इसमें हम ये सब काम करते हैं, तो पहला वाला लिमिटेशन नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्योंकि नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप इसे लिमिटेशन बना सकते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, और इसी अप्रोच से एग्जामिनेशन के सवालों को आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगनिंग एंड एंडिंग विद द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के स्टेप्स को यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आपको यहाँ पे ये 5 स्टेप्स दे रखे हैं, तो आइए देखते हैं, अप्रोच करते हैं इस सवाल को। समराइज द टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी, कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, कंप्यूट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, summarize the flow of physical units of output, assign total cost to unit completed and to units in ending work in process। अभी सबसे पहला क्या चीज है, आपको फर्स्ट स्टेप पहचानना है। अगर आपने फर्स्ट पकड़ लिया तो काफी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप सब में अलग अलग आ रहा है। लास्ट स्टेप तो आपको सब में देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट ई है, और एक में आपको सी देखने को मिल रहा है। तो ई वाला जो स्टेप है, अगर आप देखेंगे तो ई वाला जो स्टेप है, कह रहे असाइन कर दो अपनी कॉस्ट को आपके यूनिट्स के ऊपर। तो असाइनमेंट जो है कॉस्ट का, वो आप सबसे लास्ट में करेंगे, पहले कैलकुलेशन होगी तभी तो कॉस्ट पता चलेगी और फिर ही उसे असाइन कर पाएंगे। तो ई तो आपका लास्ट में ही आना चाहिए, ई पहले तो नहीं आना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि डी, बी और सी इनमें से कौन सा हमें लग रहा है पहले आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले किसको पढ़ें, सबसे पहले डी को ही पढ़ लेते हैं। समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, कि आपका जो फिजिकल यूनिट्स का फ्लो है आप उसे एक बार समराइज कर लो। मतलब कि इस प्रोसेस में शुरू में 100 यूनिट थे जो कि इतने परसेंट कंप्लीट थे, इस बार 1000 यूनिट और आ गए, और इसमें से प्रोसेस होके 900 चले गए, इतने अभी क्लोजिंग में वर्क इन प्रोसेस पड़े हुए हैं, इतना वेस्टेज हो गया। ये चीज आप कर लो। तो ये चीज क्या आप सबसे पहले करते हैं जब प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं? हाँ जी, यही चीज तो सबसे पहले की जाती है। तो डी के तो काफी चांसेस है पहले आ सकता है, पर आगे बी और सी को भी देखना पड़ेगा। कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। अब देखो, पहला हमने ये काम कर लिया, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स का आउटपुट कितना है। जैसे 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट है, तो ये 50 यूनिट्स का इक्विवेलेंट आउटपुट हो गया, ऐसा करते हैं। और सी को अगर पढ़ते हैं, कंप्यूट द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हम अभी एकदम से शुरू में तो नहीं निकाल पाएंगे, अगर इसे कंप्यूट करना है तो फिर हमें कुछ कॉस्ट और कुछ यूनिट्स की जानकारी होगी, तभी तो ये निकल पाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि आपका जो फ्लो ऑफ आउटपुट है आप उसे एक बार समराइज कर लो, डी को सबसे पहले डाल दो।
इसके बाद आ गया आपका बी, कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। इसके बाद आ गया समराइज कर लो अपनी कॉस्ट को टू अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। आपकी कॉस्ट भी आ गई, अब आपका आउटपुट भी आ चुका है, उसके बेसिस पे आप कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल सकते हैं, सी वाला पॉइंट आ जाएगा और लास्ट में आपका असाइनमेंट वाला काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, आपको पता है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, तो आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रट्टे लगा के जाऊंगा, अगर मुझे ये सवाल पहले रटा हुआ होगा तभी आंसर करूंगा, तो फिर अभी आपका जो एग्जामिनेशन का नेचर है उसमें ऐसे सवालों को आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आज की डेट में मस्ट है, और प्रैक्टिस भी आपको घर से बहुत सारी तभी करके जानी चाहिए ताकि एग्जाम में आप उस प्रैक्टिस को अप्लाई कर सके। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, पी आर एन एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. On 1st April, R retired. The goodwill of the firm was valued at 2 years purchased based on the average of the last 3 years profits. The profit for last 3 year were as under. और आपको बताने की गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी है पी और एम के कैपिटल अकाउंट से, और आपको कंप्यूट करना है गुडविल ऑफ पी एंड एम। ये सवाल में ना कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी आई थिंक जो कि इन्होंने सवाल में दी नहीं थी, और इसका आंसर किसी से मैच करेगा नहीं। और वैसे ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं सवाल को। देखो, आपको यहाँ पे गुडविल कंप्यूट करनी है, तो आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को टोटल करना है, इनको डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकाल लेना और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब गुडविल के अंदर आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे आपका जो आर है वो छोड़ के जा रहा है, तो आर जो है उसका कितना शेयर बनेगा गुडविल में, आर का 2/6 शेयर बनेगा, और 2/6 जो है वो पी और एम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी 3:1 वाली जो रेशियो है उसके अंदर ही कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसे इस सवाल को अप्रोच करना था, बट आप सॉल्व करेंगे तो कोई आंसर आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस सवाल में कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन थी, और इसी वजह से इसका कोई आंसर अभी हमारे पास नहीं है। चलिए, यहाँ पे सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ये तो बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, अब इस फैक्चुअल सवाल में तो कुछ समझाने वाला तो नहीं है, मैचिंग करनी है सीधे सीधे। तो अगर आपको याद था कि कौन सी एचआर अकाउंटिंग की अप्रोच है, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, कौन सी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की अप्रोच किसने दी है, तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो ये आपकी हिकमैन एंड जॉन से जुड़ी हुई है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो लिकट और फ्लेमोल्ट से जुड़ी हुई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी ब्रूमेट, फ्लेमोल्ट्स एंड पाइल से जुड़ी हुई है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच आपकी वॉटसन से जुड़ी हुई है। और मैचिंग अगर आप करेंगे प्यारे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर 4 का निकल कर आ जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। assertion दिया हुआ है, the return on capital invested is a concept that measures the profit which the firm earns on investing a unit of capital. तो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड का यही मतलब है कि अगर हम कैपिटल लगाते हैं तो उसमें हमें कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर कैपिटल 1000 है और रिटर्न 100 है, तो हमें पता लगता है कि 10 रुपए के कैपिटल पे 1 रुपए का रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं, 10% हमारा यहाँ पे रिटर्न है। यील्ड ऑन कैपिटल इज अनदर टर्म एम्प्लॉयड टू एक्सप्रेस द आइडिया, तो आप इसे यील्ड ऑन कैपिटल भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो असर्शन और रीजन तो सही लग रही है, बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है? देखो यहाँ पे ना दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और यील्ड ऑन कैपिटल जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल को हाँ रिलेट कर रहा है, ये कह सकते हैं। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला जब आप एंगल सोचेंगे ना तो वो नहीं बनेगा यहाँ पर। देखो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनने के लिए ना आपका जो बिकॉज वाला पार्ट है वो हैंडल होना चाहिए, कि बिकॉज वाला पार्ट अगर आपका हैंडल होता है रीजन के अंदर, तभी आप उसे कहेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर दोनों स्टेटमेंट वैसे सही है और इनके बीच में कोई दूर दराज का रिश्ता है, तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन 1 का आंसर नहीं लगा सकते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे बिकॉज वाला रिलेशन निकल कर आता है, ये सीधा सीधा कारण बनता है, ये सीधा सीधा कारण बनता है असर्शन का। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे असर्शन दे रखी है कि रिटर्न ऑन कैपिटल जो है हमें बताता है कि कितना हमें रिटर्न मिल रहा है कैपिटल पे। तो अगर यहाँ पे रीजन में ये लिखा होता कि रिटर्न ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हम इस तरीके से लगाते हैं कि नीचे हम रखते हैं अपने कैपिटल को, ऊपर रखते हैं रिटर्न को, तो हमें पता लग जाता है एग्जैक्टली हम कितना रिटर्न इवेंचुअली कमा रहे हैं कंसीडरिंग कितना कैपिटल लगाया था। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो वो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता, बट यहाँ पे रीजन आपका इंडिपेंडेंटली ट्रू है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बन जाएगा। देखो, असर्शन रीजनिंग के सवालों को लेकर ना हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं,
और जानना चाहते हैं कि कैसे इनका सही आंसर लगाया जाए, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अगर असर्शन और रीजन में बिल्कुल डायरेक्ट संबंध निकले, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन निकले और एक बिकॉज वाला रिलेशन बन जाए, आप असर्शन वाली लाइन के आगे बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ें तो आपको सही लगे कि हाँ ये इसका रीजन है, एक्सप्लेन कर रहा है सही से, तो ही आंसर ए लगाइए, 1 लगाइए, अदरवाइज ऑप्शन 2 आपका जो आंसर है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, इन अ सिचुएशन वेयर द होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनीज ओन द शेयर्स इन ईच अदर इज नोन एज। अभी क्या है कि होल्डिंग कंपनी जो है उसके पास सब्सिडरी कंपनी के शेयर है, वो तो होंगे ही होंगे, होल्डिंग के पास सब्सिडरी के तो शेयर होंगे ही होंगे, बट अभी कुछ शेयर सब्सिडरी के पास होल्डिंग के भी हैं। तो इस सिचुएशन को प्यारे दोस्तों नाम दिया जाता है हमारी क्रॉस होल्डिंग का। इसे क्रॉस होल्डिंग यहाँ पे बोल दिया जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे में होल्डिंग रखे हुए हैं। और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा। और बाकी ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही बेकार लगेंगी, पार्टली ओन सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी, होली ओन सब्सिडरी, जबरदस्ती की ऑप्शंस बनाई हुई हैं। सीधा सीधा ऑप्शन 2 जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन्यूमरेट्स द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट ऑडिट की बात यहाँ पे हो रही है। तो मैनेजमेंट अपना काम सही से कर रही है, अपने फंक्शन सही से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, ये सब चीजों पे यहाँ एम्फेसिस रहता है। इट इज एन अप्रेजल ऑफ बोथ पॉलिसीज एंड एक्शंस। तो मैनेजर्स की पॉलिसीज और एक्शंस का अप्रेजल होगा, सही है या नहीं है। इट इज अ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्रिएटिव चेक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा। पहले तो यहाँ पे ना क्रिएटिव नहीं होगा, ये क्यूरेटिव होगा वैसे वर्ड। चलो वर्ड को एक बार साइड पे भी रख दे, कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा तो फिर कॉस्ट ऑडिट में आ जाएगा ना, मैनेजमेंट ऑडिट में थोड़ी आएगा। तो ये आपका मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं होगा कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा, क्योंकि यहाँ पे तो मैनेजमेंट के जो काम हो रहे हैं उसका यहाँ पे ऑडिट चल रहा है। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड। तो ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड हो सकती है, तो हो सकता है आंसर में आ भी जाए, पर फिलहाल अभी इसे साइड में रख के चलना पड़ेगा। इट इज डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रेदर देन सिंपली प्रोसीजर बाउंड। तो डायनेमिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमें देखना है मैनेजमेंट का काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, सिंपली प्रोसीजर फॉलो करके नहीं आ जाना, एक्चुअल में कुछ रिजल्ट चाहिए, कुछ रिजल्ट निकालना है, ये इसका फोकस होना चाहिए। तो डी भी आंसर में आना चाहिए। इट इंश्योर्स द साउंड एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की साउंड और हेल्दी ग्रोथ हो, ऐसा यहाँ पे ये इंश्योर करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जनरल स्टेटमेंट है, सही है। तो फिलहाल हमें ये पता लग रहा है कि बी को तो उड़ा दो, बी नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं बी को उड़ा देता हूं तो मेरे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, मैं 2 और 4 में आके फंसता हूं। तो 2 वाला मुझे कह रहे कि ए सी ई और 4 वाला कह रहे ए डी ई, यानी कि ए और ई तो सही है, सी और डी में से एक चूज करना है। अगर मुझे सी और डी में से एक चूज करना है तो मैं पक्का से डी ही चूज करूंगा, क्योंकि डी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, सी छुटकू सा स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती भी बनाया गया हो सकता है। तो एग्जामिनर ने डी वाला स्टेटमेंट तो पक्का किसी किताब से उठाया होगा, सी वाला तो हो सकता है खुद भी बना लिया हो, तो डी वाला तो सही ही होगा, है ना, ए डी और ई। आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। तो आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ सोचने की कोशिश करनी होगी ताकि आप अपने बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक यहाँ पे पहुंच सके। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द स्टेप्स फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय एन ऑडिटर। अभी यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं और सबसे पहला स्टेप है आपका, ensure that the amount and rate of depreciation charged on different items is based on the fair estimate of their working life। दूसरा रिपेयर से जुड़ा है, तीसरा परचेस इनवॉइस से जुड़ा है, चौथा आपका पेमेंट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पांचवा आपके स्टॉक रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। अभी देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले फिक्स एसेट्स का अगर ऑडिट करना है, वेरिफिकेशन करनी है, तो ऑडिटर क्या करेगा। देखो एक ऑडिटर है, लेट्स सपोज ये जनाब हैं, ऑडिटर जनाब हैं। अब मैं नहीं मानता कि ये चीजें आप पहले घर से रट के गए होंगे, बट मैं ये मानता हूं कि आपको ये पता होगा कि फर्नीचर फिक्सर्स का अगर वेरिफिकेशन करना ऑडिटर को तो क्या चीजें चेक करेंगे। तो वही चीजों को प्रैक्टिकल ढंग से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए। पहले में हमारे पास ऑप्शन है, एक तो सी, एक ए, एक बी, तीन ऑप्शंस में से कोई भी पहला हो सकता है। ठीक है, अब ये तो पक्का है कि डी और ई सबसे पहले में तो नहीं आ रहे हैं, सी, ए और बी में से ही कोई सबसे पहले आएगा। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं कि ए पहले आ सकता है क्या, ए दो में पहले दिया हुआ है, तो ए पहले आ सकता है क्या। ए कह रहे कि डेप्रीसिएशन जो चार्ज है एसेट्स पे, इट इज बेस्ड ऑन दी फेयर एस्टीमेट ऑफ देयर वर्किंग लाइफ। तो पहला ए है डेप्रीसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है जी। बी बात कर रहे हैं रिपेयर की, कि रिपेयर अगर आपकी है तो आपने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है, उसे फर्नीचर में नहीं ऐड कर दिया। ठीक है,
और तीसरा है कि आप वेरीफाई करो परचेज इनवॉइस को देखकर कि जो एसेट्स हैं आपने सच में एक्वायर किए हुए हैं या नहीं किए हुए। तो डेप्रिसिएशन पहले आएगा या फिक्स एसेट को खरीदना या उसकी रिपेयर पहले आएगी? तो अगर इस ढंग से सोचा जाए तो आप क्लियरली आंसर कर लेंगे कि पहले सर हमारे पास फिक्स एसेट को खरीदना आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ऑडिटर ये चेक करना चाहिए कि जो फिक्स एसेट है उनके इनवॉइस हैं हमारे पास या नहीं है, कब खरीदे हैं, कौन से पीरियड में खरीदे हैं, ये चीज चेक होनी चाहिए। उसके बाद बाकी की चीजें चेक हो सकती है। उसके बाद आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो पहले वाला जो है सी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस भी किताब से ये एग्जामिनर ने सवाल उठाया है मैं उस किताब को जानता हूं, नाम पता है मुझे, मैंने वो किताब रेफर भी करी ये सवाल को आंसर करने के लिए। बट वो जो ऑथर थे उनका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि वो यहाँ पे इसे एक स्टेप वाइज तरीके से लिखें। वो बेसिकली यही कहना चाहते थे कि ऑडिटर को ये सब चीजें करनी चाहिए ऑडिट करते हुए फर्नीचर फिक्सचर का। पर हमारे जो एग्जामिनर साहब हैं उन्होंने यहाँ पे इन्हें स्टेप्स की फॉर्म में पूछ लिया। अभी क्या है, क्या होता है ना, जैसे एक किताब है उसके अंदर ऐसे लिखा होता है, ऑडिटर शुड इंश्योर टू डू द फॉलोइंग स्टेप्स व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फॉलोइंग स्टेप्स करने चाहिए। अब उसने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब एग्जामिनर ने इसे 1 2 3 4 5 इसी ऑर्डर में लिख दिया, बट जो ऑथर था वो शायद ये लिखना चाह रहा था कि ये सब काम करने चाहिए। हो सकता है ऑडिटर पहले कुछ और चीज चेक कर ले, पर ऑडिटर को ये सारे काम करने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे ये स्टेप वाली जो बात है ना मेरे हिसाब से इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। बट एग्जामिनर ने पूछी है तो मैंने आपको कुछ लॉजिक लगा के सिखाने की कोशिश भी करी कि क्या चीज पहले आप डाल सकते हो। बट इस सवाल को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि ऐसे सवालों को लेकर कोई डेफिनेट आंसर हो नहीं सकता। आप हर किताब उठाकर उसमें ये रट्टा नहीं लगा सकते कि वहां पे कहां पे भी स्टेप्स वर्ड आ गया तो उसके मैं एज इट इज स्टेप्स का रट्टा लगा लूं, तो वो आप नहीं कर सकते। दैट इज इम्पॉसिबल। आप केवल अपने कंसेप्ट पे ही फोकस कर सकते हो और यही चीज आपको करनी है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब प्यारे दोस्तों, कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर आप उसे खोलेंगे उसका सेक्शन 53 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियरली लिखा होगा कि केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू करने के लिए डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकते हैं। अदर देन दैट किसी भी केस में आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 के कंटेक्स्ट में बिल्कुल गलत सवाल है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है पुरानी किताबें उठाते हैं और उसमें से सवाल बना देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अब ये जो सवाल है कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। कंपनीज एक्ट जो 1956 था ना, ये देखो जी, कंपनीज एक्ट 1956 में लिख देता हूं, उसके अंदर एक सेक्शन 79 हुआ करता था हमारे पास। ठीक है जी, ये कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है 53 और 54 दो डिस्काउंट से रिलेटेड है। और कंपनीज एक्ट 1956 में ये सेक्शन 79 था। ये आपको बताता था कि किन कंडीशंस में आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस में यहाँ पे सवाल है। तो देखो अब 10 साल हो चुके हैं कंपनीज एक्ट जो है नया आए हुए, और फिर भी पुराने एक्ट पे सवाल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही चीज नहीं लग रही मुझे। बट फिर भी अब ये सवाल है तो डिस्कस तो कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट दिया, 2 ईयर मस्ट हैव पास सिंस द डेट एट विच द कंपनी वाज अलाउड टू कमेंस बिजनेस। ये 2 नहीं होता, ये 1 होता है। The share to be issued must be of class already issued. Issue must take place within 3 months after the date of CLB approval. ये 3 नहीं होता, ये आपका 2 होता है। Issue of shares must be authorized by any ordinary resolution of the company, तो resolution भी होना चाहिए, और resolution में maximum discount भी आना चाहिए। तो A और C वाले सही नहीं है, B, D और E वाले सही हैं, बट ये कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग सही है। तो इस सवाल को लेकर ज्यादा परेशान मत होना। ऐसा सवाल कभी कभी भूले बैठ के पूछ लेते हैं। अब ये इन्होंने पूछा है तो आप ये वाली कंडीशंस देख लेना, बट पूरा कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, according to which concept the life of the business is divided into appropriate segments for studying the results shown by the business in each of the segment। तो कह रहे कि कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो बिजनेस की लाइफ है, बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी होती है,
हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे जो बिजनेस के रिजल्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो सिंपली अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की बात हो रही है कि आपकी जो बिजनेस की लाइफ है आप उसे अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में बांटो और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आप जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसे यहाँ पे इवेल्युएट कर डालो। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के पेपर्स के ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है। आई होप आप इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये चीज आपके अगले एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।